अध्यक्ष एएनआई श्री प्रेम प्रकाश जी आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप आए और अपना आसन ग्रहण करें। कार्यकर्ता और नारीवाद डॉक्टर प्रभा खेतान जी ने की। अपने संस्थापक के इस सुनहरे दर्शन कर्म ही जीवन से प्रेरित होकर फाउंडेशन ने साहित्य, कला और संस्कृति की श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों को संचालित करने में 40 वर्षों से भी अधिक समय की शानदार यात्रा की है। वैश्विक मानचित्र पर अपने बेहतरीन अनुभवों के साथ फाउंडेशन ने कदम दर कदम बढ़ाते हुए अपनी पहचान बनाई है। पुस्तक विमोचन हो या लेखक से मुलाकात या फिर पैनल चर्चाएं, वरिष्ठ बाल लेखकों के लिए साहित्य उत्सवों का आयोजन कर फाउंडेशन साहित्य और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करता है। अपने साहित्यिक प्रयासों के अलावा फाउंडेशन की कुछ सांस्कृतिक पहलें भी हैं, जो भारतीय नृत्य, गीत, संगीत, प्रदर्शन कला और दास्तान गोई की विरासत को प्रदर्शित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा है। ये हमारे इनिशिएटिव सपोर्ट लोकल का प्रतीक है। प्रभा खेतान फाउंडेशन क्रॉस कल्चर मोमेंटोस देखकर जोरदार तालियां हो। के लिए अब मैं नम्र निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री प्रेम प्रकाश जी का, एहसास विमेन ऑफ इंदौर, सुचित्रा जी, उन्नति जी, सुरभि जी और कनिका हसरत जी का कि वे मंच पर आए। शॉट बना लेना, मैं तो बना रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग शॉट है भैया 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 भाई। और पत्रकारिता जगत में अपनी कर्मठता, निष्ठा, लगन और परिश्रम से एक नया प्रकाश पैदा किया है श्री प्रेम प्रकाश जी ने। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। उनकी पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सभी वरिष्ठ पत्रकार मित्रों, एएनआई परिवार के सभी साथीगणों, आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेम जी का जीवन ही सचमुच में एक प्रेरणा है। पत्रकारिता जगत में उनका योगदान अतुलनीय है। उनका संघर्ष, काम के प्रति उनकी लगन, उनका जज्बा हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और पत्रकारिता जगत में संघर्ष करके यह जो मुकाम हासिल किया है, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल 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 सफल कैरियर कैसे बनना है, वो सेल्फ मेड है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, मेरे जो एक नजर डाली। भोपाल ओके है ना? उन्होंने स्वयं ओके है ना सर? भोपाल अपना निर्माण किया है। हाँ कैसे सफलता के शिखर पर चढ़ा जाता है, हाँ अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी जिद से, अपने जुनून से, अपने जज्बे से। इसका उत्तम उदाहरण है श्री प्रेम प्रकाश जी। 1957 में कैमरामैन से उनने अपना सफर प्रारंभ किया। अब कैमरामैन मित्रों से लगातार हमारा संपर्क और संवाद भी रहता है। वो कैसे संघर्ष करते हैं, हर कोण से कैसे फोटो ले लें, उसमें जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके साक्षी हम लोग यहाँ में से अधिकतर लोग हैं। लेकिन कोई कल्पना कर सकता है क्या कैमरामैन से अपना सफर प्रारंभ करके
जवाहरलाल नेहरू जी से उनका सफर प्रारंभ हुआ, जो उन्होंने किताब में लिखा है, तब से लेके और आदरणीय मोदी जी तक का उनका सफर एक अद्भुत सफर रहा है। लेकिन उन्हें के अलग अलग इवेंट को अपने कैमरे के माध्यम से कैद किया होगा, लेकिन उसके बाद 1971 में आपने ANI की स्थापना की, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, और ये प्रेम जी द्वारा स्थापित ये एजेंसी समाचार चैनलों को वीडियो फीड, ये पहली एजेंसी थी जिसने वीडियो समाचारों को सिंडिकेट किया। और आज ANI भारत के सभी समाचार चैनलों को, क्योंकि ANI में देखता हूं कि सर्वव्यापी है, हमारे देश में जहां देखो वहां ANI आपको मिल जाएगी, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। और केवल देश में नहीं, दुनिया में आप कहीं चले जाएं, मैं समझता हूं कि हर एक महाद्वीप के प्रमुख देश में ANI आपको मिलेगी। मैं तो जहां जहां गया दुनिया में मुझे ANI मिली, और इसलिए मैं मानता हूं वो सर्वव्यापी है। शायद भारत की कोई समाचार है, मुझे बाकी जानकारी नहीं है, लेकिन ANI हम सब के मन में गर्व पैदा करते हैं। मैं जो उनका सफर 52 साल पहले जो उन्होंने शायद प्रारंभ किया था, आज ANI सबसे बड़ी टेलीविजन समाचार एजेंसी है, दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं को कवर करने का काम करती है। और इसके पास शायद आज ANI दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके पास 300 से अधिक संवाददाता और कैमरामैन कार्यरत है। इस अद्भुत सफर के हम में से अनेकों मित्र साक्षी हैं। इस सफर के लिए मैं प्रेम प्रकाश जी को बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि भोपाल के वो मेहमान हैं तो तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। अब पुस्तक के बारे में मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन देख के मुझे लगता है कि मुझे पूरी पढ़नी चाहिए। सचमुच में ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रारंभ किया अपना सफर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने आरंभिक दिन के बाद नेहरू की कृपाल दृष्टि के तहत एक उज्जवल शुरुआत यहाँ से प्रारंभ की, तो अपने आप उत्सुकता जग जाती है कि पंडित श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी का उस समय का परिवेश, उनकी कार्यशैली, उस समय की राजनीति, मुझे लगता है ये सब जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी वो पढ़ने को मिलेगी। फिर उन्होंने नेहरू जी के जादू को घटते हुए भी देखा, लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने शून्य को भरा, क्योंकि शून्य कभी रहता नहीं है। फिर इंदिरा जी के लिए कठिन दिनों की शुरुआत, फिर बांग्लादेश, और फिर लोकतंत्र का सबसे अंधकारपूर्ण समय, उसका भी उन्होंने उल्लेख इसमें किया है। जनता पार्टी का सत्ता संभालने से लेके इंदिरा जी की वापसी, राजीव जी का राजनीति में प्रवेश, फिर बीपी सिंह जी का आगमन, और फिर नरसिम्हा राव पर भारी दायित्व आ पड़ा। उससे लेके वाजपेयी जी का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आरोहण, और मनमोहन सिंह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये सारी घटनाएं उन्होंने इस पर वर्णित की है। और अंत में जो मुझे भी प्रेरणा देता है, उन्होंने लिखा, मेरा जीवन स्वयं निर्मित करने वाला था। तो मैं सचमुच में मानता हूँ रिपोर्टिंग इंडिया पत्रकारिता के मेरी 70 वर्षों की अनवरत यात्रा, सचमुच में ये बहुत दिलचस्प पुस्तक है। और प्रेम प्रकाश जी, मैं तो जरूर पढ़ूंगा, इतना जरूर है कि बैठ के नहीं पढ़ूंगा, आते में जाते में ये पुस्तक लिखने के लिए, क्योंकि जो आज की पीढ़ियां हैं जिन्होंने राजनीति का वो दौर नहीं देखा, उनको भी ये पुस्तक बहुत जानकारी देगी, ज्ञानवर्धन भी करेगी, और निश्चित तौर पर आपके जीवन से वो प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। मैं आपका एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय से स्वागत करता हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गाइड। और मैं आपको बताऊं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन ने विभिन्न शहरों में इस किताब का विमोचन करवाया और जिस जिस शहर में हम गए हमें ना यंगर जनरेशन, क्योंकि उनको इतनी सारी घटनाएं देखने का मौका नहीं मिला था। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रशीद किदवई जी का। आप एक भारतीय पत्रकार हैं, लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विजिटिंग फेलो हैं और अक्सर टीवी पर राजनीतिक विश्लेषण हेतु दिखाई देते हैं। आइए, आपका स्वागत है। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ दो ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी फील्ड में एक पूरा उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। देश उनको बड़े गर्व से देखता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान साहब ने बहुत अच्छी इस किताब की जो खास बातें थी वो कह रहे थे कि किताब उन्होंने बुलेट के देखी, पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने किताब अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया कि उसका जो निचोड़ था, सार था, वो आपने बता दिया। प्रेम जी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे 30-35 साल पहले प्रेम जी के साथ काम करने का, उनके साथ सीखने का मौका मिला ANI में काम करके। और प्रेम जी के व्यक्तित्व से मैं बहुत इसलिए प्रभावित हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने देश के पूरे 14 प्रधानमंत्रियों को देखा, उनके साथ काम किया, उनको समझा। लेकिन प्रेम जी ने जो किताब लिखी है बहुत साक्षी भाव से किताब लिखी है। किताब में आपको बहुत नफा-तुला लोगों का लगेगा। किसी को उन्होंने अपनी बारे में नहीं लिखा कि मैं किस प्रधानमंत्री के करीब था या किस प्रधानमंत्री ने मुझे किस विशेषण से बुलाया, ये करा। देखिए, होता ये है कि जो इतिहास होता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है कि कौन कौन प्रधानमंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, उसके क्या बोर्ड ऑर्गन थे। लेकिन वो जो इतिहास होता है और जो कहानी होती है, उन दो चीजों में फर्क होता है। यहाँ कई लेखक मौजूद है, मैं उनको देख रहा हूँ, तो इस बात को समझेंगे कि जो तो प्रेम जी ने भारत की पूरी इतिहास के साथ साथ उसकी कहानी भी लिखी है। जैसा हम बहुत से लोग मानते हैं कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चीन का मामला हो, जो प्रधानमंत्री उस समय थे, उन प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं कर पाए, इस तरह की बातें सब होती है। प्रेम जी ने अपनी किताब में उसमें बहुत बखूबी। मेरी जनरेशन के लोग पंडित नेहरू के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। फेवरेट तो मेरे सारे फेवरेट थे, इसलिए कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं अपने मुल्क में कि हमारे तमाम प्रधानमंत्री नहायत ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और शरीफ लोग थे। बहुत खुशकिस्मत थे। I was very close to पंडित जी also, क्योंकि मेरा कैरियर तो वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि मैं जब I was only about I just crossed 20, तो ग्रेजुएशन मिल गई मुझे। मैं जब वैसे ही वो पहुंचे तो मुझे न्यूज़ का तो मुझे देख के कहते हैं स्टाफ को उसका ध्यान रखो। That was that. It took me 3 महीने लगे मुझे इससे पहले कि मैं कुछ बात कर सकता या कोई काम करता। But it was enjoyable. So बाकी और क्या था? एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आज मैं भी इंटरव्यू ले लेता हूँ। जी। प्रेम जी, आपने अभी कहा कि वैसे तो सब आपके फेवरेट थे। ठीक है, सर का क्लोज मारता हूँ। मैंने पंडित नेहरू जी को नहीं देखा, लेकिन अटल जी बेहद जिंदा दिल इंसान थे, कोई शक नहीं, मानवीय गुणों से भरपूर, और मैंने उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो विदिशा से जीता, विदिशा सीट उन्होंने खाली की थी। मैं जब भी उनके पास जाता था वो हमेशा कहते थे आओ विदिशापति। आपने भी अटल जी को बहुत नजदीक से देखा, उनके साथ कई पल गुजारे होंगे। कोई बेहद खूबसूरत पल अटल जी के साथ गुजारे हुए जो आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जी, और जो आप कभी भुला ना पाए, ऐसे है। कृपया करके वो बताइए। वो बताता हूँ। ऐसे है कि आज की दुनिया में बड़ी बातचीत हो रही है एशिया पैसिफिक की। बाली में अटल जी एक ऊपर पहाड़ी थी जहाँ से ये दोनों समुंदर
मिलते हैं, वो देख रहे थे और अटल जी ने मुझे प्रयाग प्रेम प्रकाश स्टूडियो का कुर्सी रिक्वेस्ट किया, कहते देखो सारे ये हमारा समुद्र है और वो पैसिफिक कैसे मिल रहे हैं। वो उस वक्त सोच रहे थे कि ये एक दिन इकट्ठे होना होगा। So it's a very far-reaching thing. I can never forget it. मैं कैसे बोल सकता हूँ? प्रेम जी, आप बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा, आप साथ में रहे प्रधानमंत्रियों के साथ, आप ताशकंद भी गए कि रक्षा के मामलों में कई बार अमेरिका का प्रेशर था, लेकिन आपने लिखा है कि वहाँ सोवियत रशियन प्रेशर था शास्त्री जी के ऊपर। तो उस कुछ घटनाक्रम को बताएंगे, वो जो उनकी मृत्यु को लेकर भी बड़ा संदेह और तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं, लगता थोड़ा विवादित सवाल है, लेकिन आप इसको कुछ रोशनी डालेंगे? ऐसे दाचा से कहते हैं कॉटेज में गुजारता था, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे ही था और उसने कहा सरदार स्वरण सिंह को कि स्वरण यू मस्ट गेट हिम टू साइन। देखिए ये लफ्ज मैं भूला नहीं हूं, यू मस्ट गेट हिम टू साइन, कि साइन करवाओ उनसे। तो सरदार स्वरण सिंह तो बहुत ही होशियार नेगोशिएटर थे अपने वक्त के, तो उन्होंने जवाब दिया कि योर एक्सीलेंसी ही इज द लीडर, आई कैन ओनली कन्वे योर मैसेज। इस तरह का दबाव शास्त्री जी पर डाला जा रहा था वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो रशियन प्रेशर ये था, रशियंस चाहते थे कि किसी तरह से पाकिस्तान को अमेरिकन जंगल से निकाल के अपने साथ ले गए, और उसके लिए वो हमें सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। और मुझे कुछ और भी शक है, मैंने मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एम्बेसडर जो था, वाज ही रियली विद अस और वाज ही वर्किंग फॉर द सोवियट्स? तो कई चीज़ें हैं हमारे मुल्क में अभी चंद और बीर जाफरी कभी कभी नहीं रही है। तो ये सो इन एनी केस शास्त्री जी के ऊपर दबाव बहुत सख्त था और शायद इसी ने उनकी जान दी। मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहूँगी। दिलचस्प इसीलिए कहूँगी क्योंकि इट इज़ समथिंग वेरी इंट्रीगिंग। आप हर पॉलिटिशियन के इतने क्लोज थे, हाउ डिड यू मैनेज फ्रेंडशिप? मतलब कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पार्टी का, आप किस तरीके से और कैसे इतने क्लोज थे सबसे? ऐसे है, पॉलिटिशियन भी मेरी तरह ही आदमी है, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग्स तो दोस्ती को नहीं हो सकती। That's how I treated them. As a journalist, I had to get close to them. So they were good friends. लेकिन प्रेम जी, आपके जीवन में ये जो आपने कहा कि पॉलिटिशियन से दोस्ती है, दोस्ती आपकी हर समय काम नहीं आई। आपकी किताब में जो आपने आपातकाल का उल्लेख किया है, इमरजेंसी इंदिरा जी के समय, इंदिरा जी के यहाँ भी आपके सब यशपाल कपूर वगैरह को अच्छे से जानते थे। और उसके बाद क्या हुआ? एक तो आपको जो सूत्र की बात होती है बहुत सारी, आप में जो लोग पत्रकार नहीं है वो जानते होंगे कि सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, सूत्र खबरें देते भी हैं और सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें होती हैं। प्रेम जी 2 बार आप सूत्रों की वजह से बच गए। एक तो आपको इनकम, जब आप गुलमोहर पार्क में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपके पास एक इनकम टैक्स वाले का फोन आता है, वो कहता है कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। उस किस्से का आप बताइएगा। और जो आपके घर में क्या हुआ, बोतलें भी चली गई ऐसा देखिए, this is not right. Anyway, कि इमरजेंसी एक बड़ा ही गंदा वक्त था, बहुत जुल्म हुए और बहुत कुछ देखा मैंने और शर्मनाक चीजें भी देखी। और मुझे दुख हुआ एक दफा, तो मैं पहले सबसे ऐसा कि मैं स्टूडियो में बैठा था, तो ये नहीं कि जो भी चीज़ रिलीज होती थी उस वक्त TVNF नाम था इसका, तो व्यू करके मैं देख के खुद ही रिलीज करवाता था। गलत टाइम था
मैंने देखा, मैंने कहा माय गॉड, ये किसी हमारे हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने कवर किया है, ये क्या मजाक है। तो ऐसे थैंक यू से रिलीज नहीं होगी। तो इट वॉज अ वेरी, दे हैड लाइंड अप in a hall several poor women, ये फैमिली प्लानिंग के चक्कर के अंदर, and you can imagine what I'm trying to tell you. That apart, मगर लोग भी ऐसे थे कुछ जिनकी सिंपैथी हम लोग उस वक्त टोटली जर्नलिस्ट थे, उसके अंदर घरों में रेड हुए। एक दिन एक का घर तो था और टोटली रैंसैक्ड, couldn't understand ये कौन कर गए, ऑब्वियसली कौन जो कर गए। तो मुझे शाम को टेलीफोन आई कि भाई हम सुबह आ रहे हैं, मेरा दोस्त था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा हो गया, आपको मैंने देखा, भाभी को भी देते आओ। अरे कहने लगा भाई हम आ रहे हैं। समझो, फिर क्या समझ गया। तो मैंने फौरन सब, आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलोनी, तो मैंने बुलाया लोगों को, सबको जर्नलिस्ट को। मैंने कहा देखो भाई, बाकी सब कुछ करना, ना तो किसी के पास पैसा मिले कोई, अगर है तो निकाल दो, पकड़े पर जाना कोई भी, ये ध्यान रखो। अब जैसे ही वो गए तो मैंने अपना घर देखना शुरू किया। तो शौक है कुछ तो जिस गिलास में खोलूं उसमें एक बोतल, दूसरा गिलास खोलूं उसमें एक बोतल, सब इकट्ठी कर ली। और मुझे जब बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था तो मुझे एक पिस्तौल और एक बाइनोकुलर तोहफे के तौर पर दिया गया था फौज की तरफ से। उसका कागज नहीं थे मेरे पास उस वक्त। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साहब को बुला कर कहा, ये मेरी संभाल लेना, मैं बाद में ले लूँगा। तो जब बाद में लेने का वक्त आया तो कहते बोतलें तो मैंने वो डालती थी फ्लश में लीजिए सब गई। और बेगम कहती हैं कि उसके बाद कोई घर पे खाना था, कहती मेरे भाई तो देसी शराब नहीं पीते, अब मुझे बूटलेगर से खरीदनी पड़ी। तो ये की, तो ये हालत हुई इमरजेंसी में। सर आप इजाज़त दें तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक आध सवाल पूछ लूँ, आपकी अगर अनुमति हो। हमारे किताब तो सवाल तो मेरे पास मुख्यमंत्री की किताब हम लोगों के हाथ में आज आपकी कृपा से मौजूद है। शिवराज जी, आप 16 साल से माशाल्लाह मुख्यमंत्री हैं और आप मेरे ख्याल से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि अब देश के जो सबसे लंबे अरसे में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसकी आप श्रेणी में आ गए। कोई एक ऐसा, यहाँ तो अनौपचारिक बात हो रही है, आप ये बताइए कोई ऐसा काम आप जो करना चाहते हैं, करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए? ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने करना चाहा हो और नहीं कर पाया हो। मुझे लाडली लक्ष्मी योजना बनानी थी, मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना नहीं मैं, तो मैंने अपने अफसरों को बुलाया कि वो बेटी को लखनऊ बनाना है, ऐसी योजना बना। तो पहले तो मुस्कुराए एक दूसरे को देख के, फिर उन्होंने सोचा कि नया आया अभी जोश से 2-4-5 दिन में ठंडा हो जाएगा। इम्पॉसिबल सर, ये कहीं हो सकता है? मैंने कहा ये होगा, इसलिए कि मुख्यमंत्री मैं किसी की इच्छा नहीं थी कि ऐसी योजना बनेगी जिसमें बेटी के खाते में इतने पैसा दे दो कि वो बड़ी हो जाए, तो पढ़ाई के साथ साथ उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल जाए। हमने जिद करके बनवाई लाडली लक्ष्मी योजना और आज 44,50,000 के आसपास लाडली लक्ष्मी बेटियां जिनकी पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी सारी चिंता मतलब अपने पैरों पे खड़ी स्वावलंबी है। अब तो कई मैंने प्रेम जी जिन बेटियों को ऐसे गोद में खिला के और वो भेंट किया था लाडली लक्ष्मी का स्वीकृति पत्र, वो अब कॉलेज में पढ़ रही है।
दूसरी बात मैं बताऊं कि मैंने तय किया कि मुझे बहनों को हर महीने 1000 पति बनाना है। अब जब मैंने ये सोचा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बोझ आएगा, कितना पैसा लगेगा जी। लेकिन आज मैं यहाँ चूंकि यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका सोच देश को, प्रदेश को प्रभावित करता है। इस योजना की प्रेरणा बनी मैंने 2017 में बेगा भाजिया शहरिया बहनों के लिए एक योजना बनाई थी, अत्यंत पिछड़ी जनजाति के लोग, कि इनके खाते में हर महीने 1000 देंगे ताकि वो पोषण का शिकार ना हो, घर की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, बच्चों को भी कुछ ठीक से खिला पाए। वो योजना का मैंने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो पोषण के स्तर सुधरा कहीं नहीं। तो मुझे लगा कि मैं अगर गरीब बहनों को जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है उनके खाते में हर महीने 1000 डालूंगा तो पैसा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार को और परिवार के बच्चों को ही मजबूत करेगा। वो दाल खरीदेगी, वो दूध खरीदेगी, वो फल खरीदेगी, वो सब्जी खरीदेगी। एक बार भाई गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन बहन गड़बड़ नहीं कर सकते किसी की। मैंने सोचा तो जहाँ चाह होती महाराज नहीं करना। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री बनने के पहले किसी प्रशासनिक पद पर आई नहीं, सरपंच भी नहीं रहा, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना। कई लोग सोचते थे कि चल थोड़ी पाएगा, साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल, कई लोग कहते थे कितने दिन चलेगा, अभी तक चल रहा हूँ। And more, sir. Well ahead. Well ahead. What was your assessment? ऐसे है, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं, जनरल की लिखी हुई है कि अगर पाकिस्तान से रेडर हमला नहीं करते तो शायद हिंदुस्तान के पास फौज ही ना होती। हिंदुस्तान के पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज था। अंग्रेज पंडित जी के पास गया कागज लेके कि हर एक हुकूमत को, नई हुकूमत है, कि मुझे मिलिट्री पॉलिसी चाहिए, ये ड्राफ्ट है, तो क्या होना चाहिए। पंडित जी ने कहा जाता है उस कागज को एकदम परे फेंक दिया कि हम तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं और शायद फौज की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पुलिस ही काफी होगी। द इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बेचारा डिसअपॉइंट होकर वापस आ गया, मगर चंद महीनों बाद ही फौज को इस्तेमाल करना पड़ गया क्योंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया था कश्मीर के ऊपर रेडर्स भेज के। तो लिखा यह गया है कि अगर वो हमला ना होता तो शायद हमारे पास फौज भी ना होती। आपने एक अलग से किताब भी लिखी है जो अफगानिस्तान के ऊपर है। आपको अफगानिस्तान बहुत बार आप वहाँ गए, आपने उसको देखा, समझा, वहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उस देश की प्रॉब्लम है उसके बारे में। 1-2 बार आपको वहाँ बड़े कठिनाई में आप फंस गए और आपको बिल्कुल एक जान भी बनाई थी। और एक बार आप अपने कैमरे के साथ थे तो शिवाजी उस कैमरे में लिखा था मेड इन यूएसए, उसमें सोवियत यूनियन का कब्जा था। ये भी एक लाइटर साइड है। रशियन ट्रुप्स आ गए वहाँ पर, तो मैं पहुँचा वहाँ, तो मैंने कवरेज वगैरह की, तो मेरे साथ जो थे मेरे साउंड मैन वो मुझे कहने लगे कि प्रेम जी कुछ आपने काम तो कर दिया मगर आई थिंक एक चक्कर और हो रहा है। तो एक चक्कर और ले लिया। जब एक चक्कर और लिया तो मैंने दूर से देखा कि रशियन ट्रुप्स जो है वो सड़क के बीच में आ गए, अब अपनी गाड़ी रुकेगी। सो आई वाज अरेस्टेड अलॉन्ग विद अदर जर्नलिस्ट। 3 लोग थे और वो हमें ले गए उधर और बर्फ को मैं खड़ा कर दिया। मगर somebody with me, उनको कश्मीर में रह चुके थे, उन्होंने कहा प्रेम जी पैदल चलते रहिए, इस जगह पर रुके, खड़े नहीं होना बिल्कुल, ये चाहते हैं कि हमारे पैर जो है फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। तो इस बीच में वो जो थे
सोवियत ट्रुप्स, टूटी फूटी अंग्रेजी उनको आती भी थी, नहीं आती थी, नौजवान लड़के से थे, तो वो पूछने लगे। तो उन्होंने मेरा कैमरा देखा, उसको लिखा होगा मेड इन यूएसए, यूएस एजेंट नहीं, मैं कहा भाई ये कैमरा मेड इन यूएसए है, नो यूएस, यूएस। चलिए एनीवे, फिर उसने ऐसे ही मुझसे पूछा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। तो पासपोर्ट मेरी जेब में था। उस जमाने में पासपोर्ट जो होते थे, मियाँ बीवी का पासपोर्ट इकट्ठे भी हो सकता था। तो मैंने कहा हाँ मेरी बीवी है। तो मेरी बीवी के पास तो अपना इंडिपेंडेंट पासपोर्ट था, तो जहाँ वाइफ का होता है वहाँ क्रॉस लगा हुआ है। You say your wife? No wife. So, मैंने कहा ये तो अच्छे बने, मगर थोड़ी ही देर में 4-5 बड़ी ब्लैक कार्स आ गई, और वो थी अफगान इंटेलिजेंस की, नजीबुल्लाह थे उसके डिप्टी हेड। वो अच्छे दोस्त बन गए मेरे उस वक्त से, एंड ही वाज अ ग्रेट लीडर बाद में, प्रेसिडेंट। इट्स अ पिटी आई टेल यू दैट कि कई मायनों में हमारी हुकूमतें पैसे के मामले में खुद के दरिया दिली या ठीक काम नहीं किए, जो आपने बताया अभी। अगर कुछ पैसे की कमी नहीं थी, हिंदुस्तान में कभी नहीं रही है। इफ यू गो टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया इज नॉट शॉर्ट ऑफ मनी। तो हमने उनकी मदद नहीं की। उसका नतीजा क्या हुआ? That this is how we lost Afghanistan. This is how we lost Afghanistan. We should have taken interest. We didn't do it. तो मुझे जब नजीबुल्लाह ने कहा कि एक मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, इतने डॉलर चाहिए, तो मैं कन्वे कर दूँगा। मैंने एम्बेसडर को कन्वे किया। उसका जवाब था, they think we are a bottomless well. I said, they may think that, but don't you think we have some interest here? I will convey it grateful. प्रेम जी, इतने सारे हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया आज यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो जर्नलिज्म को करियर बनाना चाहते हैं। With the WhatsApp University coming up, everybody feels कि वो अथॉरिटी है पॉलिटिक्स पे। Politics has become a drawing room subject. And I would like to know कि आपका क्या संदेश है, ये जो यंगस्टर्स हैं जो जर्नलिज्म लेना चाहते हैं, how can they become more responsible and how can we start taking politics more responsibly? बात ये कि मेरे ज़माने में तो ना तो कोई जर्नलिज्म का स्कूल था, ना कोई कॉलेज था, ना कोई ट्रेनिंग थी। आपने पढ़ा, आपने लिखा, आप उसके मुताबिक चले तो आप बन गए। ये ज़रूर है कि मेरी खुशकिस्मती थी कि कुछ अच्छे बड़े एडिटर लाइक पुल गॉकर, फ्रैंक मोरिस, उनके साथ मुझे नीचे काम सीखने का मौका मिला, मैं आगे बढ़ा। मगर आजकल जो ये यूनिवर्सिटीज़ में से निकलते हैं, ये सोचते हैं हम तो ऑलरेडी एडिटर कर रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं। दिस इज सैड पार्ट। In journalism, you must always keep on reading. Whether you read history, whether you read economics, you must study your subject and go to the location. ये location सब भी नहीं जाते, which is the sad part. Which is the sad part. शिवराज जी से फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश को जो एक बीमारू स्टेटस जो फैलाता था पिछले राज्यों के समूह से, उससे आपने मध्य प्रदेश को निकाल लिया। मध्य प्रदेश बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर उसके बेहतर हो गए। फिर भी एक कब हमारा प्रदेश जो है वो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु इस श्रेणी में आएगा? क्या उसके लिए चुनाव के बाद का इंतजार करना होगा? मध्य प्रदेश की श्रेणी में रहेगा। मध्य प्रदेश की अपनी विशेषता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस समय भी अगर हर पैरामीटर पे आप मध्य प्रदेश को देखें तो मुझे बताते हुए गर्व है कि इस समय पिछले साल
मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट थी 19%, 19% ऊपर इस साल है 16%। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो हमारा मुकाबला कोई राज्य नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। 18% लगातार हम ग्रोथ बनाए हुए हैं और आज मध्य प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आप जानते हैं दुनिया के देशों में हमने पिछले साल ही वीट एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी आप देखें तो कभी जो 71,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी आज 13 लाख करोड़ को पार कर गई है। देश की जीएसडीपी में 2012-13 तक हमारा जो योगदान था वो 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2003 तक केवल 11,000 रुपया थी। मैं नहीं कहता कि हम देश में सबसे आगे पहुंच गए, लेकिन आज 1,40,000 रुपया पहुंची है। तो आप देखेंगे और फिर कई चीजें जो हमने की है महिला सशक्तिकरण के लिए इसी साल अगर आप देखेंगे तो 1,02,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके हमने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक नया इतिहास रचा है। तो मध्य प्रदेश ही रहने दें। हम मध्य प्रदेश को अपने ढंग से अपनी जो विशेषताएं हैं और अपनी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उन प्रयासों से पूरी तरह से सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसको ओपन करना चाहूंगी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो, बट शॉर्ट स्वीट एंड कोशिश करें कि ये मंच कंट्रोवर्सीज के लिए नहीं है। तो जी आप खड़े होकर जी 3 सवाल ले पाएंगे क्योंकि आगे भी मुख्यमंत्री जी को जी कहीं लिखा है आपने ये किताब में ये आप थोड़ा सा मतलब क्लियरली सवाल पूछेंगे, थोड़ा ऊंचा। एक इमरजेंसी के को लेकर के अपनी किताब में आपने तुर्कमान गेट की घटना का जिक्र किया है। एक तरफ से भीड़ आ रही है और आप उस तरफ जा रहे हैं और बीच में आपको एक सरदार जी मिलते हैं, उनके जर्नलिस्ट के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सरदार जी मिलते हैं जर्नलिस्ट के बारे में they had attacked the people there. तुर्कमान गेट के ऊपर तो ये था कि सडनली संजय गांधी को ये जोश आया कि दिल्ली को खूबसूरत बनाना है। अब दिल्ली को खूबसूरत कैसे बनाया जाए? खूबसूरत बनाने के लिए तो पहले से आप तोड़ना फोड़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जामा मस्जिद के गिर्द दुकानों को तोड़ दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि भाई वहाँ पर गरीबों का सामान है, दुकानदार का सामान है, कुछ नहीं, और बुलडोजर डाला, चलो हटाओ इसको। वही चीज़ की गई तुर्क मार्केट में। तो अब ये तो इमरजेंसी थी, कोई क्या कर सकता था? नथिंग। दैट्स हाउ इट हैपेंड। मुख्यमंत्री जी भी पत्रकारों के महफिल में है, पत्रकारों के हमारे जो सबसे बड़े सरदार हैं वो आपके पास बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपका क्या अनुभव रहा है पत्रकारिता को और पत्रकारों को लेके? आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने हमारे बरादरी के हर तरह के लोगों को देखा है। आपका अपना क्या निचोड़ निष्कर्ष क्या है? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल आप साफ गोई से जैसा आप काम लेते हैं वैसा जवाब देंगे। जरूर मैं जवाब दूंगा। मैंने एक बार अपने पत्रकार मित्र से पूछा कि इतने अच्छे काम सरकारें भी करती हैं लेकिन उन कामों को जगह क्यों नहीं मिलती? अक्सर आलोचनाएं ये होती है इतना बड़ा सिस्टम है तो कमी निकालोगे तो कहीं ना कहीं कमी तो निकल जाएगी। तो उनने मुझे जो जवाब दिया, शायद उनसे भी किसी ने कहा था कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो ये खबर थोड़ी है, काट सकता है। न्यूज वैल्यू होना चाहिए, तो फिर उनका न्यूज वैल्यू कायम होती है। बोले आदमी कुत्ते को काट ले
ये खबर है, ये वैल्यू तो इसमें है। लेकिन दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है। आपका कितना भी गहरा दोस्त हो, लेकिन मौका मिल जाए तो फिर ये उम्मीद मत करना कि वो छोड़ देगा। ऐसी बात तो नहीं, ऐसे है हमारे ब्रिजेश बैठे हैं। ऐसे है कि इमरजेंसी में मुझे टेलीफोन आई चीफ सेंसर ऑफिसर की, प्रेम प्रकाश बहुत दिन हो गए मिले नहीं, तो कल वाई डोंट हैव लंच टुगेदर। मैंने कहा ठीक है, मेरी ठिकाना थे, पहले PIO रहे थे। अजब बात है कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर चीफ ऑफिसर तो हम गए, तो मैंने कहा कि हैरी टेल मी व्हाई वी कॉल्ड, इतने 3 महीने हो गए आप गए हुए, एकदम सडनली क्या बात है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू डिसअपियर। फिर मैं पत्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ, यू डिसअपियर। मैं तो व्हाई शुड आई डिसअपियर? कहने लगे कि यू हैव बीन टू स्मार्ट फॉर माय ऑफिसर्स एंड योर पीपल ऑल्सो, वी हैव नथिंग अगेंस्ट यू, all your stories are properly censored, yet they are all going out. It's better than why? Then they confide it. He says, the minister Shukla minister, he is after me to have you arrested and thrown into Tihar. I said, why? He said, because other journalists who have no intelligence or who don't cover stories, who don't take risk, are reporting against you all the time. So ये है, ये भी होता है सर, ये भी होता है। प्रेम जी को MB मिलाए, मतलब जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से होता है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उससे आपको सम्मानित किया जा चुका है। मुझे गोल्ड मेडल दिया हुआ है, वो तो बात छोड़ दीजिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें हर एक जर्नलिस्ट हो गया है। अब वो आप देख रहे हैं कि फेक न्यूज किस कदर ज्यादा आती है, जो कि बेहद गलत बात है, और कई दफा दंगे फिसाद भी हो जाते हैं उस फेक न्यूज की वजह से। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अब ये तो गवर्नमेंट्स को निकालेंगे रास्ता कोई कि हाउ टू कंट्रोल इट, बिकॉज वन हेट्स द वर्ड कंट्रोल, मगर दिस सोशल मीडिया somehow needs to be checked, because this fake news is a very dangerous affair. So it's a अब डिजिटल के अंदर तो यही होगा, और हैज टू बी वेरी केयरफुल इन दिस कमिंग। टेक्नोलॉजी के जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही कई दफ़ा डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। एडवांटेजेस तो बहुत होंगे कि धड़ाक से न्यूज़ मिलेगी, आपको फौरन पे मिलेगी, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट, हू हैंडल्स इट and how it is handled. Over to you, Nati ji. थैंक यू सो मच अप्रा जी। धन्यवाद की श्रृंखला को सम्मानित किया है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की ओर से वो भोपाल आए, उनसे मिलकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और ये अकेले उनका स्वागत और सम्मान नहीं है, उनके माध्यम से संपूर्ण पत्रकार जगत का मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं उनको यहाँ सम्मानित करूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी इस सुनहरे अवसर पर जो विशिष्ट श्री सीमेंट थे, जिनके CSR के फंडिंग से हम लोग कई काम करते हैं, जो हमारा ये आज का आयोजन था, जो सफल हो सका, उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगी एहसास
वुमन मेरी सखियां सुचित्रा जी और सुरभि का जो आए, उन्होंने इतना हमें साथ दिया यहाँ पर। मगर सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों का, सभी विशिष्टजन, अति विशिष्टजन और जितने भी गणमान्य नागरिक यहाँ आए और हमारी शाम को सफल किया। आप सभी लोगों को प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। एक जगह पढ़ा था लाइब्रेरी में मांग कर नहीं खरीद कर पढ़ी है। आपका